दोस्तों जरा ये देखो, ये सन नहीं बल्कि हमारी अर्थ है आज से 4.5 बिलियन साल पहले। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि जब हमारी अर्थ पैदा हुई तो ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ सिर्फ और सिर्फ आग थी। अर्थ पर हर जगह लावा के समंदर थे और कंडीशंस इतनी बुरी थी कि अर्थ एक जहन्नुम जैसी दिखती थी। तो दोस्तों वैसे तो मैंने प्लैनेट्स पर बहुत से वीडियोस बनाए हैं, बट ये वीडियो सबसे स्पेशल है क्योंकि ये मेरे फेवरेट प्लैनेट अर्थ पर है। वो प्लैनेट जिस पर मैं पैदा हुआ और वही प्लैनेट जिस पर आप लोग भी पैदा हुए। अर्थ इस यूनिवर्स का इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ है, और अर्थ ही वो प्लैनेट है जिससे हम सब की कहानी जुड़ी है। यानी सीधे लफ्जों में कहा जाए तो अर्थ इस यूनिवर्स का सबसे बेस्ट प्लैनेट है। और आज की इस वीडियो में हम अर्थ की सारी स्टोरी जानेंगे, यानी हमारी अर्थ कैसे बनी और कैसे इसने यूनिवर्स की सबसे रेयर चीज यानी लाइफ को पैदा किया। तो दोस्तों अगर हमें अर्थ की कहानी को जानना है तो हमें इसे शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यानी हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारी अर्थ आखिर कैसे पैदा हुई। तो दोस्तों ये कहानी है आज से 4.6 बिलियन साल पहले की। आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में कुछ नहीं था, ना कोई प्लैनेट, ना सन और ना ही हमारी अर्थ। उस टाइम अगर कुछ था तो गैस और डस्ट का एक बहुत ही बड़ा बादल था जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से मिल्की वे में घूम रहा था। ये बादल मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना था और इसे हम नाम देते हैं सोलर नेबुला। तो सोलर नेबुला स्पेस में ऐसे ही घूमता रहता, बट एक दिन कुछ अजीब हुआ। ये घूमते घूमते एक स्टार के पास पहुंच गया जो मरने वाला था, और जब भी एक स्टार मरता है वो फट जाता है। तो जैसे ही वो स्टार फटा, ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। धूल का ये बादल ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होने लगा और बहुत तेजी से घूमने लगा। अब घूमते घूमते इसका सेंटर काफी गर्म हो गया जहां हमारा सन पैदा हुआ। तो सबसे पहले हमारा सन पैदा हुआ, और जब सन पैदा हुआ तो सन के गिर्द धूल की एक डिस्क बन गई जिसे हम नाम देते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। अब इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। प्रोटो का मतलब होता है पहले बनने वाली, और प्लैनेटरी का मतलब होता है प्लैनेट्स, यानी वो डिस्क जो प्लैनेट्स से पहले बनती है। तो पहले ये डिस्क बनी और उसके बाद बने प्लैनेट्स। जी हाँ, क्योंकि ये डिस्क डस्ट से बनी थी, तो जब ये यंग सन के गिर्द ऑर्बिट कर रही थी तो इसमें मौजूद डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराकर बड़े होने लगे, जो पहले तो रॉक्स बने, और फिर जब ये छोटे रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक एक दूसरे से टकराते रहे तो फिर ये बने रॉकी प्लैनेट्स, जैसे हमारी अर्थ। तो अर्थ अब पैदा हो चुकी थी, लेकिन ये वो जगह नहीं थी जिसे हम जानते हैं। यहाँ टेम्परेचर 12,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था, और यहाँ हर जगह लावा के समंदर थे जो ठंडा होने का इंतजार कर रहे थे। अर्थ एक तपती हुई आग की दुनिया थी, बट इससे पहले ये ठंडी होती कुछ बहुत ही अजीब हुआ। इतना अजीब जिसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल था, क्योंकि जब हमारी अर्थ पैदा हुई तो इसका साइज उतना बड़ा नहीं था जितना आज है। ये आज के कंपैरिजन में 10% छोटी थी, और इसके पास एक चीज मिसिंग भी थी जो था मून। तो सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अर्थ का साइज भी बड़ा हो गया और हमारा मून भी पैदा हो गया। दोस्तों जब हमारी यंग अर्थ ठंडी हो रही थी तो इसके साथ एक हादसा हुआ जो एक तो इसका साइज बड़ा कर गया और दूसरा इसको एक तोहफा भी दे गया जिसे हम आज चांद कहते हैं। तो चलो जानते हैं कि हुआ क्या था। दोस्तों आज से 4.5 बिलियन साल पहले जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो मार्स के जितना एक प्लैनेट आकर अर्थ से टकराया जिसे हम नाम देते हैं थिया। थिया इतनी स्पीड से आकर अर्थ से टकराया कि अर्थ के टुकड़े हो गए। एक एस्टिमेट के मुताबिक थिया की स्पीड 9 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा थी, और ये इतनी स्पीड है कि इसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। कंपैरिजन के तौर पर अगर हम एक बुलेट की स्पीड को देखें तो वो भी 650 से 4500 फीट पर सेकंड ही होती है। अब कहाँ 4500 फीट और कहाँ 9 किलोमीटर्स, यानी थिया बुलेट से भी 7 टाइम्स फास्ट था। और जब ये अर्थ से टकराया तो अर्थ एक लावा की तरह उबल गई। अर्थ की लगभग आधी सरफेस तो स्पेस में ही चली गई, और ये कोलिजन इतना वॉयलेंट था कि अर्थ की अपर मेंटल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई और कोर का मटेरियल जैसे लावा भी सरफेस पर आ गया। कुछ ही सेकंड्स में अर्थ एक मोल्टन बॉल बन गई, और जो मटेरियल स्पेस में उड़ा उसमें से कुछ अर्थ पर वापस आने लगा और कुछ अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करने लगा, जिसने पहले तो एक रिंग बनाई। बाद में उस रिंग के अंदर एक नई दुनिया पैदा हुई जिसे हम आज चांद कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब चांद पैदा हुआ तो ये बहुत ही गर्म था। वैसे तो चांद अर्थ से 3.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, लेकिन दोस्तों उस वक्त चांद सिर्फ अर्थ से 22,500 किलोमीटर ही दूर था, जो अर्थ के इतना पास था कि अगर हम इसे देख लेते तो ऐसा लगता कि एक पिघली हुई दुनिया अर्थ के ऊपर मंडरा रही है। वेल चांद अब पैदा हो चुका था, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला कि अर्थ का साइज बड़ा कैसे हुआ। तो दोस्तों बात यह है
कि अर्थ जो थिया के टकराने के बाद लावा की एक बॉल बन चुकी थी, वो दोबारा से ठंडी होने लगी। और जब ये ठंडी हो रही थी तो इस पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुआ करती थी, जिसे हम नाम देते हैं LHB यानी लेट हैवी बम्बार्डमेंट। तो LHB एक ऐसा टाइम था जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रही, जिससे हुआ ये कि एक तो अर्थ का साइज 10 से 20% बढ़ गया और दूसरा अर्थ को एक ऐसी चीज मिली जो अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने की वजह बनी, और वो चीज थी पानी। दोस्तों बात यह है कि जब हमारी अर्थ पैदा हुई तो इस पर शुरू से पानी नहीं था, क्योंकि जब ये पैदा हुई तो ये इतनी गर्म थी कि इस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट ही ना कर पाता। तो सवाल ये आता है कि अर्थ पर ये पानी आया कैसे। तो जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई थी, तो चलो डिटेल से जानते हैं कि हुआ क्या था। दोस्तों आज से 4.1 बिलियन साल पहले जब हमारा मून बन चुका था और अर्थ पर भी सॉलिड सरफेस आ चुकी थी, तब सोलर सिस्टम में कुछ अजीब हो रहा था। हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून अजीब हरकतें करने लगे। ये उस टाइम सन के बहुत पास हुआ करते थे और इनका ऑर्बिट भी आज के कंपैरिजन में काफी छोटा हुआ करता था। तो हुआ ये कि पास होने की वजह से ये एक दूसरे के ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब करने लगे, और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब जुपिटर कर रहा था, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा था और जब ये पैदा हुआ तो ये सोलर सिस्टम के और अंदर आ रहा था। बट इससे पहले ये इनर प्लैनेट्स को तबाह करता, सैटर्न ने इसे पीछे खींचना शुरू कर दिया। अब सैटर्न की ग्रेविटी से जुपिटर पीछे तो आने लगा, लेकिन क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लैनेट है तो इसकी इंटेंस ग्रेविटी ने सैटर्न को धक्का मारकर बहुत दूर भेज दिया। और जब सैटर्न को धक्का लगा तो उसने यूरेनस को मारा और यूरेनस ने नेपच्यून को मार दिया। अब जब नेपच्यून को धक्का लगा तो वो काइपर बेल्ट के और अंदर जाने लगा, जिससे उसने बहुत सारे काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्टर्ब किया। अब ये काइपर बेल्ट क्या है? अगर नहीं पता तो मैं बताता चलूं कि प्लैनेट नेपच्यून के आगे एक ऐसा रीजन स्टार्ट होता है जहां ट्रिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक गोल चक्कर बनाकर सन के गिर्द ऑर्बिट कर रही हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और आइसी रॉक्स वगैरह। ये रीजन सन से बहुत दूर है और हमारा एक्स प्लैनेट प्लूटो भी इसी रीजन में आता है, यानी प्लूटो भी काइपर बेल्ट के अंदर है। और अगर आप प्लूटो के बारे में जानना चाहते हो तो इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि प्लूटो के साथ क्या हुआ। ये वीडियो आपको मेरी प्लूटो वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी मैं इसे वीडियो के एंड स्क्रीन, बायो और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, ताकि आपको ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों बात हो रही थी काइपर बेल्ट की। तो काइपर बेल्ट एक ऐसा रीजन है जो सन से बहुत दूर है, तो इसीलिए यहाँ जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स हैं उनमें बहुत सारों पर तो आइस जमी होती है। तो हुआ यूं था कि जब नेपच्यून ने इन एस्ट्रॉइड्स को डिस्टर्ब किया तो ये इनर प्लैनेट्स की तरफ मूव करने लगे और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये अर्थ पर बरसे, जिसे हम आज कहते हैं लेट हैवी बम्बार्डमेंट। अराउंड 300 मिलियन सालों तक ये एस्ट्रॉइड्स अर्थ पर तबाही मचाते रहे, लेकिन ये अपने साथ आइस लाया करते थे, जो धीरे धीरे पानी बनकर अर्थ पर कलेक्ट होने लगा। यानी अर्थ पर अब पानी आ रहा था, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घंटी बजाता है कि अर्थ ने इस पानी को होल्ड कैसे किया होगा, क्योंकि उसके लिए तो एक एटमॉस्फेयर चाहिए था ना। दोस्तों एक एटमॉस्फेयर के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है और ये करता क्या है। दोस्तों एक एटमॉस्फेयर एक्चुअली गैसेस की एक चादर होती है जो एक प्लैनेट के अराउंड तब बनती है जब प्लैनेट के पास बहुत सारी गैसेस होती हैं और वो गैसेस ग्रेविटी की वजह से प्लैनेट के गिर्द होल्ड हो जाती हैं। तो ये चादर बहुत सारे फंक्शंस करती है, जैसे प्लैनेट के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस को प्लैनेट के अंदर ना घुसने देना, प्लैनेट के अंदर जो गैसेस हैं उन्हें प्लैनेट से बाहर ना जाने देना, वेदर्स को कंट्रोल करना और एक वाटर साइकिल बनाना जिससे कि वाटर प्लैनेट से बाहर ना जाए, वाटर इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहे और वापस बरस जाए बारिश बन के। तो ये सब काम होते हैं एक एटमॉस्फेयर के, और अर्थ का एटमॉस्फेयर भी यही सब करता है। जब प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर वो ऑक्सीजन अर्थ से बाहर जाने नहीं देता, ये ऑक्सीजन को अपने ही अंदर होल्ड करता रहता है, जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं। ऐसे ही जब पानी वेपोराइज होता है तो वो भी एटमॉस्फेयर में जमा होने लगता है, जिससे क्लाउड्स बनते हैं और पानी वापस बरस जाता है बारिश बन के। यानी अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई भी गैस, फिर चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या इसके अलावा कोई भी गैस हो, वो स्पेस में चली जाएगी और पानी भी इवेपोरेट होकर सीधा स्पेस में चला जाएगा। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ना तो अर्थ पर पानी होगा और ना ही लाइफ। तो चलो अब जानते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना। दोस्तों जब हमारी अर्थ पैदा हुई तो इसने सोलर नेबुला से कुछ गैसेस तो अट्रैक्ट की थी, लेकिन क्योंकि उन गैसेस को होल्ड करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं था तो वो गैसेस स्पेस में एस्केप कर गई
और फिर भी कुछ गैसेस जो बची थी तो उन्हें सन से आने वाली सोलर विंड्स ने उड़ा दिया। तो सवाल यह आता है कि जब कोई गैस बची ही नहीं तो एटमॉस्फेयर आखिर कैसे बन पाया। तो दोस्तों हुआ ये कि आज से 4.4 बिलियन साल पहले जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो अर्थ पर एक ऐसी वोल्केनिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई जिसने अर्थ का नक्शा ही बदल दिया। ये वोल्केनिक एक्टिविटी इतनी इंटेंस थी कि इसने पूरी अर्थ को लावा से भर दिया, जिसे हम आज कहते हैं हेडियन इयोन। हेडियन एक ग्रीक वर्ड है जो निकला है हेडिस से। हेडिस एक ग्रीक गॉड का नाम था जो अंडरवर्ल्ड पर राज करता था, यानी नर्क पर। नर्क एक्चुअली एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब एक ऐसी दुनिया होती है जो जमीन के नीचे होती है और उसका एनवायरनमेंट जहन्नुम जैसा होता है। तो हेडिस एक ग्रीक गॉड का नाम था और इयोन का मतलब होता है पीरियड, यानी हेडियन इयोन एक ऐसा पीरियड था जो अंडरवर्ल्ड यानी नर्क जैसा था। ये पीरियड भले ही बहुत भयानक था लेकिन इसी पीरियड में हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर बना, क्योंकि जो गैसेस उस लावा से निकल रही थी उन्हें अर्थ की ग्रेविटी ने अपने गिर्द होल्ड कर लिया, जो धीरे धीरे एक एटमॉस्फेयर को जन्म देने लगी। जिससे हुआ ये कि जो पानी उन एस्ट्रॉइड से अर्थ पर आ रहा था वो कई 100 मिलियन सालों तक अर्थ पर कलेक्ट होता रहा और फिर बार बार बरसता रहा बारिश बन के। इन बारिशों ने अर्थ पर ओशंस बनाए, रिवर्स बनाए और बहुत सारा पानी हमारी सरफेस ने अब्जॉर्ब करके नीचे भी भेज दिया, जिसे हम आज जमीन से निकालकर यूज करते हैं। यानी अर्थ पर जितना भी पानी आज मौजूद है, फिर चाहे वो जमीन के ऊपर हो या जमीन के नीचे, वो सारा अर्थ पर शुरू से नहीं था, बल्कि हर एक बूंद बाहर से आई। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम पानी पियो तो ये सोचकर पीना कि मैं स्पेस से आई हुई एक चीज पी रहा हूँ जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। तो खैर अर्थ पर अब एटमॉस्फेयर आ चुका था, लेकिन इस एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए था ना। तो इसीलिए अर्थ ने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई जो अगर ना होती तो शायद आज एटमॉस्फेयर भी ना होता। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि मार्स के पास एक एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? वहां ना तो लिक्विड वाटर है, ना वहां रेन होती है और ना ही वहां लाइफ सरवाइव कर पाएगी। यानी अगर हमने मार्स पर जाकर अपना स्पेस सूट उतारा तो कुछ ही सेकंड्स में हमारा खून उबल जाएगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा और हम बेहोश होकर तब तक गिरे रहेंगे जब तक हमारी मौत नहीं होगी। और ये सब मार्स पर क्यों होगा? क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब वहाँ एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसका जवाब है मैग्नेटिक फील्ड। मार्स के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर आज इतना पतला हो चुका है कि वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और ये कैसे बनती है, पहले ये समझ लो। दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली एक मैग्नेट के गिर्द बनती है जो चीजों को अट्रैक्ट और रिपेल करती है। जैसे जब भी हम किसी लोहे की चीज को एक मैग्नेट के करीब लाते हैं तो एक इनविजिबल फोर्स उस चीज को अपनी तरफ खींच लेती है, और ऐसे ही जब हम मैग्नेट के दो सेम पोल्स को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वही इनविजिबल फोर्स उन दोनों मैग्नेट्स को दूर फेंक रही होती है। तो इसी इनविजिबल फोर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के पास भी है। अर्थ के कोर में बहुत सारा पिघला हुआ आयरन है जिसकी कंटिन्यूअस मूवमेंट से अर्थ के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है और अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट बनी हुई है। अब अर्थ की ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? ये सन से आने वाली खतरनाक सोलर विंड्स को रिपेल करती है और उसे हमारे एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंचने देती। यानी अगर अर्थ के पास ये मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो सोलर विंड सीधा हमारे एटमॉस्फेयर से टकराती और उसे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देती, जैसे आज मार्स के साथ हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मार्स के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी जिसने मार्स के एटमॉस्फेयर को और उसके ओशंस को प्रोटेक्ट कर रखा था। मार्स पर भी लिक्विड ओशंस थे और वहां अर्थ जैसा ही इन्वायरमेंट था, बट सिर्फ तब तक जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड थी। कहते हैं मार्स की वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं गायब हो गई और मार्स के सारे समंदर स्पेस में चले गए। मार्स एक मिट्टी का ढेर बन गया, और इसे मैंने मार्स के पार्ट 3 वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। इस वीडियो को भी मैं एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा और बायो और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगी। तो खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों बात हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड की, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट किया और यूं हमारा एटमॉस्फेयर तबाह होने से बच गया। अब अर्थ पर एक एटमॉस्फेयर था, एक मैग्नेटिक फील्ड भी थी। तो चलो अब सबसे जरूरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अर्थ पर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। दोस्तों हमारे इंटायर सोलर सिस्टम में ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं है जिस पर लाइफ हो। इनफैक्ट मैंने हर प्लेनेट पर वीडियो बना रखी है और मैंने ये भी बता रखा है कि बाकी प्लैनेट्स पर क्या कुछ है, क्योंकि जब 1610 में गैलीलियो ने पहली बार दूसरे प्लैनेट्स को एक टेलीस्कोप से देखा, तब से ही लोगों को ऐसा लगने लगा कि हो सकता है दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ हो। लोग सब प्लैनेट्स को एलियन लाइफ का घर समझने लगे, और खास तौर पर वीनस और मार्स को, क्योंकि ये दोनों अर्थ के सबसे पास वाले प्लैनेट्स हैं। तो पहले के लोगों को ये लगने लगा
कि मार्स और वीनस पर या तो कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन होगी या फिर वहाँ डायनासोर्स घूम रहे होंगे, क्योंकि अर्थ पर तो एक एस्ट्रॉइड गिर गया था जिससे डायनासोर्स मर गए थे। तो हो सकता है कि मार्स और वीनस से कोई एस्ट्रॉइड टकराया ही ना हो और वहाँ आज भी डायनासोर्स घूम रहे हो। तो लोगों के माइंड में बाकी प्लैनेट्स को लेकर काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उन पर स्पेसक्राफ्ट्स नहीं गए, क्योंकि जैसे ही हमने दूसरे प्लैनेट्स पर स्पेसक्राफ्ट्स भेजे तो हमें ये पता लगा कि उन प्लैनेट्स पर तो कभी कुछ था ही नहीं। लाइफ अगर कहीं थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर ही थी। अर्थ सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ है, और यूनिवर्स में भी हमें अभी तक लाइफ का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला। हम अपने इस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स को डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन हमें कहीं भी लाइफ नहीं दिखी। हाँ, हमें लाइफ होने के कुछ क्लूज मिले हैं, जैसे लिक्विड वाटर, एक एटमॉस्फेयर और कुछ प्लैनेट्स जो अपने स्टार से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर हमारी अर्थ सन से है। तो हो सकता है कि उन प्लैनेट्स पर भी लाइफ हो, लेकिन हमने अभी तक उस लाइफ को डिस्कवर नहीं किया। तो इसीलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि वहाँ लाइफ होगी भी या नहीं। इट मीन्स लाइफ इस यूनिवर्स की सबसे रेयर चीज है, और अर्थ पर ये लाइफ कैसे स्टार्ट हुई ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे अर्थ के पार्ट 2 में।